हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। अगर अभी तक आपने इजी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र के कवि अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत। अरस्तु के 3 प्रमुख सिद्धांतों को काव्यशास्त्र में प्रमुखता दी गई है: अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी का सिद्धांत एवं विरेचन का सिद्धांत। तो आइए पढ़ते हैं अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु एवं प्लेटो के शिष्य थे। ये एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। प्लेटो ने कवि और काव्य को निरर्थक बताया था। इसी को आधार बनाकर पोएटिक्स की रचना की अरस्तु ने काव्य को मानव के लिए उपयोगी बताया, क्योंकि प्लेटो ने कवि और काव्य को मानव के लिए उपयोगी नहीं बताया। प्लेटो ने कहा था काव्य का उपयोग देश और मानव के लिए नहीं है। अरस्तु ने पोएटिक्स की रचना करके काव्य की उपयोगिता को सार्थक किया। पोएटिक्स की रचना से काव्य की उपयोगिता प्रस्तुत की। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व स्टेगिरा ग्रीस यूनान में एवं मृत्यु ईसा पूर्व 322 में हुई थी। इन्होंने आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान आदि कई विषयों पर रचनाएं की। अरस्तु के 400 ग्रंथ मिलते हैं जिन्हें ग्रीक भाषा में लिखा गया है। इनकी रचनाएं पोएटिक्स काव्यशास्त्र पर आधारित, रिटॉरिक भाषण शास्त्र पर, रिटॉरिक का अर्थ है वाक्पटुता, और ये भाषण शास्त्र पर ही आधारित है। अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा दी। त्रासदी किसी गंभीर, स्वतः पूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति को कहते हैं। ये समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। इसके अंतर्गत करुणा तथा त्रास के उद्वेग के द्वारा मनोविकारों का विरेचन किया जाता है। ये दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी है वो व्यक्ति के अंदर नाटकों या एकांकी को देखकर उत्पन्न होती है और फिर उसके मनोविकारों का विरेचन किया जाता है, जिसे कैथार्सिस भी कहा जाता है। और ये सामाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है, अर्थात त्रासदी एक क्रिया के रूप में प्रस्तुत की गई है। कुछ विद्वानों ने त्रासदी की परिभाषाएं दी। अरस्तु के अनुसार त्रासदी गंभीर स्वभावपूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। ये दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन है। प्रोफेसर बूचर ने त्रासदी की परिभाषा दी। त्रासदी वो दुखपूर्ण कार्य योजना है जिसमें घटनाओं का संयोजन इस तरह किया जाता है कि वो घटनाएं दूषित मनोविकारों के निष्कासन में सहायक होती हैं। प्रोफेसर एटकिंस ने परिभाषा दी। वो दुखांतक रचना जिसमें उद्वेग पूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है त्रासदी कहलाती हैं। अरस्तु ने अनुकरण को काव्य का मूल व्यापार कहा। अरस्तु अनुकरण को काव्य का मूल व्यापार मानते हैं। नाटक के 2 भेद माने उन्होंने, ट्रेजेडी और कॉमेडी। तो ट्रेजेडी को उन्होंने कॉमेडी से सुपीरियर बताया है। काव्य से और या हास्य काव्य से ट्रेजेडी को वो सुपीरियर मानते हैं। इनका विश्व प्रसिद्ध है ट्रेजेडी का सिद्धांत। ट्रेजेडी का अर्थ है त्रास एवं करुणा भाव की उत्पत्ति और कॉमेडी का अर्थ है हास्य एवं सुखद उद्बोधन। रीति के आधार पर इनके 2 काव्य, महाकाव्य और दृश्य काव्य। माध्यम के आधार पर गद्य एवं पद्य को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा गद्य और पद्य दोनों में ही इसके माध्यम से रचना की जा सकती है। त्रासदी के 2 भेद हैं, सरल एवं जटिल। अरस्तु ने काव्य के 5 भेद स्वीकार किए: महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, रुद्र स्तोत्र, गीति काव्य। त्रासदी को प्रक्रिया की नकल कहा है। अरस्तु ने कहा ट्रेजेडी क्रिया की नकल है। दया और भय को जगाकर त्रासदी का शमन किया जाता है, जिसे कैथार्सिस या विरेचन कहते हैं। अरस्तु ने मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है, जिसे प्रोफेसर बूचर ने इमिटेशन कहा। इमिटेशन अर्थात नकल, अनुकरण। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। इसमें वर्णित कार्य गंभीर होता है, स्वतः पूर्ण होता है। ये समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में प्रस्तुत होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, कार्य के रूप में प्रस्तुत होता है। इसमें करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा मनोविकारों का उचित शमन होता है।
रंगमंच में जो प्रस्तुति चल रही है उसे देखकर व्यक्ति के मन में त्रासद उत्पन्न होता है। उसका उद्वेग इतना बढ़ जाता है कि मन के विकारों का शमन होता है, जिसे विरेचन कहते हैं। त्रास के उद्वेग से आंसू जो निकलते हैं उनसे मन के विकारों का शुद्धिकरण हो जाता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं: कथानक, प्लॉट, चरित्र, कैरेक्टर, विचार, थॉट, पदविन्यास, डिक्शन, दृश्य विधान, स्पेक्टिकल, गीत, लिरिक पोएट्री या सॉन्ग। कथानक। अरस्तु के अनुसार कथानक घटनाओं का कलात्मक विन्यास है। ऐसा कथानक जिसमें घटनाओं का कलात्मक ढंग से वर्णन किया गया हो। अरस्तु के अनुसार त्रासदी व्यक्ति की अनुकृति न होकर कार्य तथा जीवन की अनुकृति होती है। जीवन के अनुकरण में कार्य व्यापार प्रमुख होता है। कार्य या घटनाएं ही त्रासदी का साध्य हैं। जीवन के अनुकरण में दुखपूर्ण, जिसमें दुख या त्रास हो, वैसे कार्य या घटनाएं ही त्रासदी का साध्य हैं। अरस्तु ने चरित्र चित्रण की अपेक्षा कथानक को अधिक महत्व दिया। अरस्तु के अनुसार कथानक श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी चरित्र चित्रण का महत्व होता है। अरस्तु ने कथानक के 3 भेद या आधार माने हैं: दंत कथा, कल्पना कथा, ऐतिहासिक कथा। दंत कथा या लोक कथाएं जो प्रचलित कथाएं होती हैं, और कल्पना कथा कवि की कल्पना पर आधारित होती है। ऐतिहासिक कथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित कथा ऐतिहासिक कथा है। कथानक का आयाम, उचित आयाम का अर्थ है ऐसा आकार जिसे दृष्टि एक साथ संपूर्ण रूप में ग्रहण कर सके। अरस्तु के अनुसार कथानक का आयाम ऐसा हो जिसे प्रेक्षक या दर्शक एक साथ एक दृष्टि में उस कथानक को समझ सकें। त्रासदी के 2 भेद माने हैं: सरल एवं जटिल। सरल कथानक में एक रूपता होती है। जटिल कथानक में कई कथाएं एक साथ चलती हैं, उसमें कई कथाएं हो सकती हैं। जटिल कथानक के अंग महान त्रुटि, स्थिति विपर्य, अभिज्ञान। महान त्रुटि प्रेक्षक में शोक या त्रास उत्पन्न करता है। जब नायक कोई भूल अज्ञानतावश करता है और दंड स्वरूप उसे यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसा कथानक प्रेक्षक में शोक या त्रास उत्पन्न कर देता है। कथानक के महान त्रुटि अंग में नायक विवेकहीनता के कारण ऐसी ट्रेजेडी कर देता है कि उसे यातनाएं दी जाती हैं, जिससे प्रेक्षक में शोक व्याप्त हो जाता है। वो नायक जानबूझकर वो भूल नहीं करता, अज्ञानतावश या विवेकहीनता के कारण करता है। जटिल कथानक का दूसरा अंग है स्थिति विपर्य। कहानी को अलग ढंग से प्रस्तुत करना। जो कथानक लयबद्ध चल रहा था उसमें उलटफेर कर देना। जब नायक के विचारों के विरुद्ध या आशा के विपरीत कोई घटना घटती है, तब स्थिति विपर्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे महाभारत में अर्जुन को यह आशा नहीं थी कि अभिमन्यु युद्ध करने चला जाएगा एवं उसे मार दिया जाएगा, तो ये नाटक में अचानक त्रासदी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा अंग है अभिज्ञान। अज्ञानता को ज्ञान में परिवर्तित करना, अर्थात सत्य का ज्ञान हो जाना। इसमें नायक की अज्ञानता समाप्त हो जाती है और उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। त्रासदी के संगठन विधान के अंग है प्रस्तावना। जो नाटक प्रस्तुत किया जाता है उसमें बताया जाता है कि यह नाटक किस पर आधारित है। उपाख्यान या नाटक के बीच का जो एपिसोड कहा जाता है। उपसंहार, जिसमें वृंदगान उसके बाद नहीं होता। वृंदगान क्या है? कोरस, जिसमें सभी पात्र समीक्षा करते हैं उस नाटक की, जिसमें पूर्वगान और उत्तरगान भी, इसके 2 भेद बताए गए हैं, पूर्वगान और उत्तरगान। कथानक के मूल गुण। एकान्विति। कथानक के कार्य व्यापार का आधार ऐसा हो जो सही अर्थ में एक हो, जो कथा एक लय में आगे बढ़ती रहे, और उस कथानक में कोई ऐतिहासिक कथा या लोक कथा या सभी कथाएं समाहित ना हो। उसका एक अपना मूल आधार हो, जो सही अर्थ में एक ही कथानक प्रतीत हो। पूर्णता। त्रासदी ऐसे कार्य की अनुकृति है जो समग्र एवं संपूर्ण हो। पूर्णता कथानक के मध्य में भी इस प्रकार हो कि उसमें पूर्ववर्ती और परवर्ती कथा सूत्रों के बीच कार्य कारण का संबंध स्पष्ट हो। जब कथा बीच में चल रही हो, उसके मध्य में भी पहले की और बाद की कथा एक ही सूत्र में संबद्ध प्रतीत हो। संभाव्यता
नाटक के कथानक में केवल युक्ति संगत और विवेक संगत कार्य व्यापारों का वर्णन हो, जिसमें युक्ति संगत और विवेक संगत क्रियाएं सम्मिलित हों, जिसमें ऐसा प्रतीत न हो कि अनावश्यक क्रियाकलाप प्रस्तुत किए गए हैं। सहज विकास, मूल कथानक सहज गति से आगे बढ़ता रहे एवं सभी घटनाएं और क्रियाकलाप सुसंबद्ध हों। दर्शकों में कौतूहल बना रहे कि इस घटना के आगे कौन सी घटना आने वाली है, तो मूल कथानक सहज गति से आगे बढ़े। साधारणीकरण, त्रासदी में वर्णित घटनाओं और क्रियाकलापों में सार्वभौमिकता हो, सभी घटनाएं दर्शकों को आनंदित कर सकें। त्रासदी का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। मुख्य पात्र सद्गुणों से युक्त हो, जीवन के अनुरूप चरित्र में एक रूपता हो। नायक के चरित्र में एक रूपता होनी चाहिए, जिसे प्रोफेसर बूचर ने ट्रू ऑफ लाइफ कहा है। नायक अत्यंत वैभवशाली, यशस्वी, कुलीन हो, चरित्र में सत के असत का भी अंश हो। नायक में कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण त्रासदी उत्पन्न होती है? दैवी प्रकोप, पाप भावना से ग्रसित होता है, स्वभावगत अवगुण विद्यमान होता है, या फिर अज्ञानता या विवेकहीनता के कारण वो ऐसा गलत कार्य कर देता है जिससे त्रासदी उत्पन्न होती है। तीसरा तत्व है विचार। ज्ञानात्मक विचारों द्वारा प्रस्तुति कथानक में होने से प्रेक्षक ज्ञान से परिपूर्ण हो सकता है। अरस्तु के अनुसार कथानक भावनात्मक विचारों से परिपूर्ण हो। चौथा है पद विन्यास। पद विन्यास काव्य या कथानक में भाषा शैली की अभिव्यक्ति का कौशल हो। ऐसा पद विन्यास हो जिसमें अभिव्यक्ति एवं भाषा शैली उपयुक्त हो। अनुकृत भाषा, लय छंदोबद्ध पद रचना हो। दृश्य विधान, कार्य व्यापार और घटनाओं के वर्णन की प्रक्रिया ही दृश्य विधान है। रंगमंच की व्यवस्था सुदृढ़ हो, पात्र वेशभूषा से अलंकृत हो, स्टेज आकर्षक होता है तो प्रेक्षक का मन लगता है नाटक देखने में। एक नाटक ऐसा हो जो रंगमंच में प्रस्तुत किया जा सके। गीत, कथानक में शैली के अलंकृत होने से सरलता का अनुभव होता है। त्रासदी में गीतों के प्रयोग से वातावरण भव्य बन जाता है। जब कोरस होता है या सभी पात्र नाटक की समीक्षा करते हैं तो दर्शक या प्रेक्षक भाव विभोर होकर उसे देखता है और समझता है।